लोकसभा के आखिरी चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है। आखिरी चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा, जहां 1 जून को सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, बिहार की 8 सीटों पर मतदान होगा, पंजाब की सभी 13 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी, हिमाचल प्रदेश की भी 4 सीटों पर वोटिंग होगी, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा, झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होगा, तो ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान होगा और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होगा। कुल मिलाकर इस 7वें चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो सबकी नजरें अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के इस आखिरी चरण पर बनी हुई हैं, क्योंकि आखिरी और ये 7वां चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बड़े अंतर के साथ जीतते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से तीसरी बार भी इसी सीट से मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ है। कुल मिलाकर वाराणसी में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में वहां का मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। इसी के साथ अगर बिहार की बात करें तो रविशंकर प्रसाद मैदान में है और जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बड़े मुद्दे रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, जो संकल्प उनका था और ऐसे में उसमें उनकी अहम भूमिका है, उनके पिताश्री की अहम भूमिका है। इस लिहाज से भी वो सीट बेहद ही ज्यादा खास हो जाती है बिहार की। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर भी मैदान में उतरे हुए हैं और हमीरपुर सीट से हिमाचल प्रदेश की, इसी के साथ मंडी से कंगना रनौत भी मैदान में है। तो दोनों ही दिग्गज नेता हैं। किस तरीके से बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गजों ने उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, उन्होंने प्रचार किया था और कंगना रनौत क्योंकि लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रही हैं और ऐसे में सभी की नजरें उन पर इसलिए भी हैं क्योंकि जिस बेबाकी के साथ वो अपनी बात रखती हैं, ऐसे में खास हो जाता है कि आखिर इस बार का चुनाव उन्हें इस अंदाज के लिए कहीं ना कहीं ब्लू टिक देता है या नहीं। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई है, राघवेंद्र प्रताप सिंह यूपी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार चौधरी और इसी के साथ लवकेश हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले राजकुमार आपके पास आती हूं, क्योंकि ये 7वां चरण बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। 57 सीटें हैं, लेकिन जिस तरीके से अब आखिरी चरण है और बिसात बिछाई गई है, कैसा ये मुकाबला आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा नतीजे हैं, सीधा परिणाम। देखिए उन्नति स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि देखिए लोकसभा के जो चुनाव हैं वो 7 चरणों में हुए और 7वें चरण के लिए मतदान होना है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे देश की अगर 543 सीटों में यदि बात करें तो सबसे हॉट सीट बनारस, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सांसद और तीसरी बार मैदान में है। तो ये जो सीट है, ये सीट कई मायनों में और अहम हो जाती है। इस समय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने अंतिम भाषण में, मतलब आज अंतिम उन्होंने रैली की और उस अंतिम रैली में जो उन्होंने अंतिम भाषण किया और उस भाषण में जो अंतिम शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं बनारस के लिए बना हूँ और गंगा माँ ने मुझे गोद लिया है, और एक लास्ट में उन्होंने बिल्कुल जो सेंटेंस कहा कि आप मतदान करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो एक कहीं ना कहीं एक लीड, कितनी बड़ी लीड होती है, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज हिंदुस्तान पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, चाहे धारा 370 को हटाने की बात कर लें, चाहे तमाम और जिन दिशाओं में कहीं ना कहीं सरकार ने काम किए हैं, वो एक नज़ीर बने, इस बात को जरूर देखा है। लेकिन उन्नति देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को परिणाम क्या निकलते हैं। अब 1 तारीख को मतदान होगा, अंतिम चरण का मतदान है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनावी पंडित हैं वो भी अपने कयास लगाने शुरू करेंगे, तो रोचक एक दौर शुरू होगा। और लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि बनारस में इस बार किस तरीके के परिणाम निकल के आते हैं और लीड कितनी बड़ी रहती है प्रधानमंत्री की, ये स्वाभाविक तौर पर पूरे देश के लिए बहुत अहम होगा।
बिल्कुल, वाकई दिलचस्प ये मुकाबला इस आखिरी चरण में। चलिए राघवेंद्र, आपके पास आती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये 13 सीटें भी बेहद ही खास हैं, पूर्वांचल की ये सीटें हैं, और ऐसे में जिस तरीके से किलेबंदी करने का प्रयास हुआ है आज आखिरी दिन भी, क्या मतदाताओं के मन में सबसे ज्यादा गूंजता हुआ नजर आ रहा है? जी उन्नत, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो उत्तर प्रदेश को समझने के लिए 4 भागों में बांटना पड़ता है उत्तर प्रदेश को। एक तरफ एनसीआर का पश्चिमांचल होता है, दूसरा अवधपुरी का क्षेत्र होता है, और तीसरा बुंदेलखंड का, और चौथा पूर्वांचल का। पूर्वांचल और बुंदेलखंड खास करके पिछड़े हुए इलाकों में आते थे, जहाँ पे सुविधाओं का अभाव होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता था, हेल्थ सुविधाओं का अभाव होता था। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से केंद्र में मोदी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 2017 में सरकार बनी, और जिस तरह से यहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया, जिस तरह से एक्सप्रेसवे बनाए गए, एम्स बनाए गए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के आधार पर हर जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया, और गरीबों के लिए उन योजनाएं चलाई गई जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। कोरोना कालखंड में भी जिस तरह से मुफ्त राशन की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई, इसके अलावा उनके लिए एमएसएमई के माध्यम से रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई गई, उसके आधार पर पूर्वांचल की तस्वीर बदली। इतना ही नहीं, पूर्वांचल में जो भी माफिया अपराधी थे उनका जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा सफाया किया गया, पुलिस द्वारा उनके एनकाउंटर किए गए, एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर किए गए, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह का कार्य किया गया, उसके आधार पर जो जातियों का वोट था, जो अपने क्षेत्रीय दलों के आधार पर वोट देते थे, प्रायः ऐसा देखा जाता था कि पूर्वांचल की जनता केंद्र के चुनाव में जब पीएम बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस को वोटिंग करती थी, और इसके अलावा अगर स्टेट की बात आती थी तो सपा बसपा को वोटिंग करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन आज पूर्वांचल की जनता अपनी सुविधाओं को पा करके और भय मुक्त शासन को पा करके अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए और राशन पाते हुए 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह कांग्रेस के खिलाफ मोदी ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद सत्ता पे आए, उसके बाद से 2019 में जो रिपीट किए उसमें पूर्वांचल का भी रोल बेहद अहम था। और पूर्वांचल की ही एक सीट वाराणसी है, जहां से पीएम मोदी तीसरी बार अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हैट्रिक लगाने की तरफ अग्रसर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से उनके खौफ जब पूर्वांचल में खत्म है, और सीएम योगी आदित्यनाथ जो खुद गोरखपुर से आते हैं, उनकी कर्मभूमि गोरखपुर है, ऐसे में पूर्वांचल के ये जिले गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और घोसी, मऊ और गाजीपुर की बात कर लें तो मुख्तार का दबदबा इन सीटों पर होता है। इसके अलावा हम चंदौली की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, सोनभद्र की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें, जहाँ पे पटेल मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में अपना दल एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रही है, और उस तिलिस्म को भी तोड़ना चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा या किसी माफिया का यहाँ दबदबा रहेगा, और अपने लॉ एंड ऑर्डर के दम पे और गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है। वहीं हम अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने, महंगाई, गरीबी और बेरोजगार को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को भुनाते हुए इंडिया गठबंधन की लॉबी दिख रही है, जिसमें अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और राहुल गांधी काफी सक्रियता दिखाए। अब देखना होगा, नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन 1 जून को जो 7वें चरण का मतदान होना है पूर्वांचल की इन 13 सीटों पे, हर पार्टी अपने अपने जीत का दावा पेश कर रही है। हालांकि अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड पे अगर जनता से बात करिए, मतदाताओं से बात करिए, तो यहाँ जिस तरह से सुशासन चलाए गए 7 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल जिस तरह से बिछाया गया, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख मुफ्त राशन, मुफ्त उनके इलाज की जो व्यवस्था की गई, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है, लेकिन किस ओर मतदाता जाते हैं इस पर निगाहें रहेंगी। आखिरकार 4 जून का इंतजार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 1 जून को मतदान भी है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात कर रहे थे सातवें और आखिरी चरण के बारे में। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लवकेश, आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का आगाज हुआ उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि हम कहीं ना कहीं शक्ति के विरोध में चुनाव लड़ने वाले हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भक्ति की शक्ति में डूबे हुए हैं, कैसा ये चुनाव आप वाराणसी में देखते हुए नजर आ रहे हैं? ये धर्म और आस्था की नगरी कही जाती है, और जिस तरीके से आस्था को लेकर के प्रधानमंत्री का लगाव रहता है, जैसा कि देखा कि हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किस तरीके से यहाँ पे स्वरूप बदला। 2014 पे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काशी का विकास किया, काशी के साथ साथ अन्य जनपदों को भी उसका लाभ मिला है। तो अब सातवें चरण का यानी कि अंतिम चरण के चुनाव का आज प्रचार प्रसार थम चुका है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार काशी में डेरा डाले हुए थे। काशी की गलियों में पार्क हो, चाहे चाय की दुकान हो या फिर जो सार्वजनिक स्थल थे, वहां पर हर दिग्गज चेहरा नेता देखने को मिले। चाहे बीजेपी की अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर के तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो कद्दावर नेता और जाति कमिश्नर को देखते हुए तमाम जो बीजेपी के नेता है वो अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके से जाति कमिश्नरों को यहाँ पर साधा जाए, इसको लेकर के वो गलियों में और गाँव तक एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मजबूती से चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। वही विपक्ष की अगर हम बात करेंगे की तो विपक्ष ने भी इस बार 2019 और 2014 की अपेक्षा जिस तरीके से 2024 में विपक्ष ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ आकर के यहाँ पर जो चुनाव प्रसार किया और चुनाव प्रसार में दमखम दिखाया। जो प्रियंका गांधी और दीपक यादव की जो रैली थी उसमें अपार भीड़ मिली। उसके बाद राहुल और अखिलेश आए। उसके बाद जो विपक्ष के खेमे में जो उत्साह है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद माहौल तो बदल जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन के पहले रोड शो किया था, तो जैसे मानो कि काशी में जीत का जश्न बन रहा हो। लेकिन वहीं पर डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी के आने के बाद और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के आने के बाद माहौल कुछ और ही अलग हो गया था। जैसे लग रहा था कि विपक्ष भी डाल बात की कहानी होती है, उस तरीके से चल रहा था। और विपक्ष के भी रैलियों में और सभाओं में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। वही अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ प्रधानमंत्री के सामने लड़ने की बड़ी चुनौती थी, जिसको चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए जनता लोगों के बीच में गए और जनता के बीच में उन्होंने तमाम कमियों को गिनाए। वही अगर पक्ष की बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों को गिनाए, चाहे रोड की बात कर ले या पार्कों की बात कर ले, चाहे स्टेशन की बात कर ले या रोडवे की बात कर ले, या फिर स्वास्थ्य को लेकर के बात कर ले या सुरक्षा को लेकर के बात कर ले या महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी जो अपने 10 साल के कार्य की है उसको जनता के बीच में गिना रही है। और बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित रहे, क्योंकि उनके जो चहरे चेहरे थे वो चहरे चेहरे उनके बीच में आते थे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह था, और वो उत्साह साफ तौर पे ये जो शक्ति ग्रुप थी उस ग्रुप में देखने को मिली कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से अमित शाह ने 10 लाख से पार जीत का जो मंत्र दिया था, उस मंत्र को लेकर के वो लोगों के बीच में गए, तक उन्होंने काम किया। हर दरवाजे तक बीजेपी का एक कार्यकर्ता पहुंचा। तो विपक्ष भी इस बार पीछे नहीं हटा, विपक्ष भी लगातार लोगों के बीच में बना रहा, लोगों के सुख दुख में पहुंचता रहा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कई बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी गिनवा रही है, तो वहीं लगातार परिवर्तन का सपना विपक्ष भी देख रहा है काशी में, और लगातार बीजेपी इस ओर प्रयास कर रही है कि मार्जिन बढ़ाया जा सके। फिलहाल देखना होगा कौन सफल होता है। ईशा, सीधे आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए पंजाब का मुकाबला इसलिए भी रोचक है क्योंकि कई बार इस बार ऐसा बहुत बार हो रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए खासतौर से तो पहली बार 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ अकाली दल इस बार साथ नहीं है, उसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज आखिरी दिन जिस तरीके से जमकर प्रचार प्रसार किया गया है उसका कितना असर? बिल्कुल, देखिए आखिरी चरण का जो आज चुनाव प्रचार रहा है, कई दिग्गज आज पंजाब में पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार यहां पर किया गया है। और क्योंकि आखिरी चरण का जो मतदान 1 जून को होना है,
जिन 7 सीटों में चुनाव होना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मानी जा रही है वो पंजाब की सीटें भी मानी जा रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाने से पहले होशियारपुर पहुंचते हैं और होशियारपुर में उनकी तरफ से वोट मांगी गई है। और होशियारपुर में जिस तरीके से कई ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जिसमें खासतौर से लगातार चुनावी रैलियों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी श्री राम के नारे के साथ ही आगाज चुनावी रैली का करती है और श्री राम को लेकर जिस तरीके से जो बीजेपी है इसे भुनाने की कोशिश इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने किया है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से श्री राम की बात करें तो 500 साल के बाद अपने महल में विराजित हुए हैं और वहाँ पर वाल्मीकि को लेकर भी एयरपोर्ट स्थापित किया गया है और साथ ही जालंधर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। और आदमपुर का जो एयरपोर्ट का नाम है गुरु रविदास के नाम पर यहाँ पर रखा जाएगा। तो वाल्मीकि समुदाय को यहाँ पर बिल्कुल साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। होशियारपुर लोकसभा सीट के साथ श्री आनंदपुर साहिब को भी साधने की कोशिश की गई है। अगर हम होशियारपुर की बात करें तो वो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का और श्री आनंदपुर साहिब में इस बार की बात करें तो हिंदू चेहरे को उतारा गया है। सुभाष शर्मा जो कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब के, पहला चुनाव जरूर है लेकिन जिस तरीके से 50% के करीब हिंदू आबादी है वहां पर, तो बीजेपी को लगता है कि शायद कोई करिश्मा हो जाए। अगर हम 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 13 सीट में से 8 सीटें कांग्रेस के पास गई थी और उस दौरान सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज थी पंजाब में और आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट हासिल हुई थी, वो थी संगरूर की और वहां से जीते थे भगवंत मान जो कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और अकाली को 2-2 सीटें मिली थी। बीजेपी अकाली ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज चुनाव प्रचार के लिए एक तरफ हमने देखा होशियारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो वहीं दूसरी तरफ श्री आनंदपुर साहिब में चौपाल करते नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार दूसरे दिन भी आज पंजाब में किया गया। इसके अलावा अगर हम आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने संगरूर और पटियाला में चुनावी प्रचार किया है और एक नारा दिया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। जिस तरीके के वो दावे करते नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 300+ सीटें मिलेगी और 200 में बीजेपी सिमट जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे कि कौन किसके दावे यहाँ पर सही रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक लेटर पंजाब के लोगों को यहाँ पर लिखा है चुनाव से ठीक पहले। उनका कहना है कि पंजाबियों को किसी ने अगर बदनाम करने की कोशिश की है, प्रताड़ित करने की कोशिश की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और जो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को जिसने गिराया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इन शब्दों का उन्होंने अपने पत्र में इस्तेमाल किया है और इन शब्दों को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है और पूरा आग्रह किया है, किसान आंदोलन का उन्होंने जिक्र किया है कि 750 के करीब किसान जो शहीद हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी को आप वोट ना करें और कांग्रेस को वोट करें अगर आपको संविधान को बचाना है और किसानी अगर अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ना चाहते हैं। ये पत्र उनकी तरफ से लिखा गया है। लेकिन आज जो जिस तरीके का चुनावी प्रचार रहा, प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। 3 चुनावी रैलियां उनकी लगातार हुई है। अमृतसर फरीदकोट में वो पहुंचे और लगातार उन्होंने फिर से कहा है कि जो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो मुस्लिमों को देगा, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। और सबसे महत्वपूर्ण जो रैलीज रही थी जिसका भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, वो था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज वो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे, कंगना रणावत के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और इसके साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के मोहाली वो पहुंचे। और जिस तरीके से ईशा आपने महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है मनमोहन सिंह की उस चिट्ठी का, राजकुमार सीधा आपके पास आऊंगी क्योंकि इस चिट्ठी में जिस तरीके से ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद की गरिमा को बरकरार नहीं रखा है। बीजेपी कह रही है कि इस उम्र में भी उनका इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल उन्नति, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जमाना जो है वो हाईटेक का है और इस समय एक वीडियो के जरिए भी मैसेज दिया जा सकता था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पत्र लिखवाने की क्या आवश्यकता थी, अगर दिलवाना था तो बयान दिलवाना चाहिए था। लेकिन
क्योंकि उसके बावजूद भी तमाम तरीके के जो प्रयास हैं राजनीति में, साम दाम दंडभेद तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और यदि इस पूरे चुनाव की उन्नति बात करें तो पूरा विश्लेषण करना होगा। तकरीबन 75 दिन के आसपास ये प्रचार चला, इसमें 162 के करीब ऐसी रैलियां थी, ऐसे रोड शो थे जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उसके अलावा 150 से अधिक रैलियां ऐसी थी जिनमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस आखिरी चरण से पहले जिस तरीके से शिगुफा छोड़ा गया है, अब उसका क्या असर होता है इस आखिरी चरण पर, यह भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।